नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान हैं अभय दुबे, जो कि सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते। और एक हफ्ते, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के गैप के बाद आनंद वर्धन हमारे साथ हैं, हमारे कॉलमनिस्ट। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। चर्चा में इस हफ्ते कई सारी चीजें हैं। हमारे साथी हैं मेघनाथ, एक बार उन चीजों के, उन सुर्खियों के बारे में आपको जानकारी दे उससे पहले बस 2 छोटी सी जानकारियां हैं जो मैं अपने श्रोताओं को देना चाहता हूं। एक तो ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें 2 तरह के सब्सक्राइबर्स हैं, एक हमारे डिसरप्टर हैं और एक गेम चेंजर हैं। तो इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे, जो कि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में उनके लिए कुछ विशेष छूट हैं सब्सक्रिप्शन में और कुछ विशेष उपहार भी हैं। तो वो उनके लिए एक जानकारी कि जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराएं। अगर आपने अपने अब तक नहीं कराया तो हमारे सब्सक्रिप्शन को लें और ये जो उपहार हैं उसके भी उसका भी लाभ उठाएं। इसके अलावा हमारे जो मर्चेंडाइज हैं न्यूज लॉन्ड्री के अपने, वो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उसमें 30% की छूट है। तो कोई भी जो इनको खरीदना चाहे इस समय उसका लाभ उठा सकता है। ये ऑफर जो है वो 20 तारीख तक चलेंगे, 20 अगस्त तक, स्वतंत्रता दिवस विशेष ऑफर्स। अब मैं चाहूंगा मेघनाथ, जो हमारे इस हफ्ते की सुर्खियां हैं वो आप हमारे श्रोताओं को दें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट का सत्र, मॉनसून सेशन जो शुरू था वो अभी सिनेडाई अडजर्न हो गया है, मतलब अभी सेशन खत्म हो गया है। ये 2 दिन पहले खत्म कर दिया। 13 तारीख को वैसे खत्म होना था, मतलब आज, लेकिन वेडनेसडे को ही दोनों हाउसेस अडजर्न हो गए और अडजर्नमेंट से पहले कुछ बिल्स पास हुए और हमने देखा कि इस सेशन में पूरी तरह से वैसे डिसरप्शन में चला गया, लेकिन फिर भी बिल पे बिल पास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। पर आखिरी के 2 दिनों में एक ओबीसी बिल पास हुआ जो कि एक 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसमें 8 घंटे की और 6 घंटे की चर्चा हुई लोकसभा और राज्यसभा में। बाकी बिल्स पे ऑन एन एवरेज 10 मिनट की चर्चा हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस लीडर जो है उनके राहुल गांधी, जो कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर ही बोलेंगे ना सर उनको, अभी वैसे तो कुछ प्रेसिडेंट वगैरह है नहीं। बिल्कुल 3 बार 4 बार के मेंबर हैं तो बिल्कुल। तो राहुल गांधी के अकाउंट को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया गया है ट्विटर पे। लॉक कर दिया है, ब्लॉक नहीं किया एक्चुअली, मतलब वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो ट्वीट नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक पिछले चर्चा में जो हमने 9 साल की दलित बच्ची का जो मर्डर के बारे में बात किया था, उनके फैमिली से वो जाके मिले और उनका फोटो डाला तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये वायलेशन है, आइडेंटिटी रिवील करता है माइनर की। तो ट्विटर ने उनका भी ये लॉक कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस का भी लॉक कर दिया है और कांग्रेस क्लेम कर रही है कि उनके काफी लीडर्स के अकाउंट्स ऐसे ही तरीके से लॉक किए गए हैं और उनकी जो एक आईटी सेल सोशल मीडिया आर्मी है, उनके जो 5000 अकाउंट्स है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, ऐसे कांग्रेस का दावा है। नीरज चोपड़ा हमारे पहले जैवलिन में, एथलेटिक्स में और जैवलिन में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे। वो भी पिछले हफ्ते हुआ। हमने एक्चुअली पिछले हफ्ते ही ओलंपिक्स के बारे में काफी बात की है, तो आप वो भी जाके सुन सकते हैं। ओलंपिक्स में इंडिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अब तक का। हमको टोटल 7 मेडल्स मिले टोक्यो में। एक नया यूनाइटेड नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया है। उसमें उन्होंने बोला है कि अभी हम कोड रेड सिचुएशन में है। इसका मतलब अगर हम, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी मिलके कुछ ना करे तो 20 साल में हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस अगले 20 सालों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से काफी परेशानियां होंगी, क्लाइमेट चेंज और बद से बदतर हो जाएगा। तो वो एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो टारगेट है, जो 1.5 डिग्रीज से टेम्परेचर कम रखने का टारगेट जो है, जो 2050 तक सबको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो इंडिया के बिना हो नहीं सकता।
और इंडिया क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एमिटर है, तो वो हो नहीं पाएगा, और चाइना के बिना भी नहीं हो पाएगा। एक वाकया हुआ पिछले हफ्ते जहां पर जंतर मंतर में एक बीजेपी के लीडर है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के पुराने कॉलोनियल लॉज हटाने के लिए। तो वहां पर एक क्राउड पहुंच गया और उन्होंने बहुत नारेबाजी की, बहुत जेनोसाइडल नारेबाजी की, और एक मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने काफी हेट पैदा करने की कोशिश की वहां पर। तो एक एफआईआर जारी हुआ उसके बाद अननोन पीपल के अगेंस्ट, और उसके बाद अश्विनी उपाध्याय से और 5 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली पुलिस ने, पर अश्विनी उपाध्याय को बाद में दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दिया है। इन सुर्खियों के बाद मुझे लगता है कि जो चर्चा का हमारे मुख्य केंद्र रहने वाला है वो 2-3 चीजें ही हैं। एक तो जो राज्यसभा में जो मारपीट की घटना, हाथापाई की बात सामने आई, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो ओबीसी बिल पास हुआ है, ओबीसी बिल क्या पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल है जिसमें राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, और साथ में जो कांग्रेस पार्टी के तमाम हैंडल्स को लॉक करने की बात कही जा रही है, राहुल गांधी के भी का भी हैंडल उसमें है। तो ये हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले बातचीत के सबसे शुरुआत में अभय जी की एक बात, जिसका शुरुआत में अभी मेघनाथ ने भी जिक्र किया कि 10 के मिनट के करीब औसतन तमाम बिल के ऊपर डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, और इसके दौरान करीब करीब 38 बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में। तो अब एक तरफ ये है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है सरकार की उसने हुड़दंग किया, विपक्ष का आरोप है कि ये लोग हुड़दंग कर रहे थे, सरकार ने बाहर से मार्शल बुलवाए और ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में के का हिस्सा नहीं है वो लोग आए नीली वर्दी पहनकर, उन्होंने मारपीट की सांसदों के साथ। दोनों तरफ के अपने अपने बयान है, दावे हैं। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का काम था, और जो इस समय एक बड़ा मुद्दा था, पेगासस को लेकर चर्चा करना। इसके अलावा कांग्रेस किसानों का जो के विरोध प्रदर्शन है, या जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर भी एक विरोध था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था पेगासस। अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार पेगासस के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहती। ना तो वो पार्लियामेंट में उसको बहस की इजाजत दे रही है, ना तो वो इस मुद्दे पर स्टैंडिंग कमेटी में कोई जवाब देना चाह रही है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों का बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से। राज्यसभा में सवाल तक को रिमूव किया गया, पेगासस से जुड़े कोशिश की गई। तो ऐसे में विपक्ष, जो कि विपक्ष का काम है सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ या उसके लूपहोल्स को जनता के सामने लाना, अगर इतना बड़ा एक खबर आई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी पार्टियों के नेता, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स, सीजेआई, तमाम लोगों की स्नूपिंग हो रही है या जासूसी हो रही है कथित तौर पर, ऐसे में इस मुद्दे पर अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार 38 कानून पास भी कर ले रही है, तो ये तो विपक्ष की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा कि सब कुछ के बाद तो विपक्ष क्यों ना विरोध करे। ये केवल कह देना कि विपक्ष हुड़दंग कर रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ से बिना बहस के कानून भी पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाकर एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि नहीं, पहले आप उन मुद्दों की बात कीजिए, वरना तो ये मैसेज जाएगा कि ये लोग विरोध करते रहे, उसके बावजूद 38 बिल पास हो गए, ज्यादातर बिल पास हो रहे हैं। तो इस मैसेज को न जाने से रोकने के लिए भी विपक्ष का कुछ ना कुछ करना तो जायज बनता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। अभय जी। विपक्ष की जो राजनीति है वो एक तरह के संकट से गुजर रही है जब से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 31% वोट उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो गया, और वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें केवल 31% वोटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। इससे पहले पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 40 या उससे ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती थी। जितनी भी सरकारों को पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं उनको 40 से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ी। जाहिर है कि विपक्ष के वोट पूरी तरीके से उनके मुकाबले जो गैर भाजपा वोट थे वो बिखर गए, वो बट गए, इसलिए उनको 31% पे उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया 2014 में, और 2019 में 38% में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। तो नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि विपक्ष हमारे खिलाफ एकजुट होने में नाकाम है, और विपक्ष की इसी नाकामी का उन्होंने
सबसे बड़ा लाभ ये उठाया कि उन्होंने विपक्ष का डीलेजिटिमाइजेशन शुरू कर दिया और उसको तिरस्कार से देखा जाने लगा। उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और सरकार की शह पाकर विपक्ष के लिए बिल्कुल इस तरह आचरण करने लगा जैसे कि उसके लिए उसने सुपारी उठा ली और सारे सवाल सरकार से पूछे जाने की बजाय विपक्ष से पूछे जाने लगे। ये सिलसिला पिछले 7 साल से चल रहा है और 7 साल से लगातार चलते हुए ये मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक समीक्षक के तौर पे पहली बार देखा है कि मीडिया सरकार से तो केवल मुंह दिखाई के लिए पूछ लेता है। वही सरकार से भी हमने सवाल पूछा, 2 आलोचना की पंक्ति लाइनें उसके बारे में बोल दी, बाकी सारा का सारा आक्रमण उसका विपक्ष के ऊपर केंद्रित होता है। मीडिया के बड़े हिस्से का, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, इसके अपवाद भी हैं। तो इस स्थिति ने विपक्ष को लगभग हाशिए पर फेंक दिया है और इस स्थिति से उबरने के लिए विपक्ष को जो एक गैर भाजपा एकता करनी चाहिए थी अपने बीच में, उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम रहा है। और मोदी जी इस बात को जानते हैं कि जब तक ये विपक्ष एक नहीं होगा तब तक ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो कोई उसकी बात नहीं मानते हैं। अब देखिए, अगर विपक्ष ने कहा था कि हम पेगासस के ऊपर पहले बहस करवा लीजिए, अगर वास्तव में सरकार की नीयत साफ होती तो एक संसद की एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, उस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कराकर वो क्रम तय किया जा सकता था कि भाई चलिए हम पहले नहीं, हम बाद में कराएंगे, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अगर ये पेगासस का मुद्दा आ जाएगा तो विपक्ष को ये आश्वासन मिल सकता था कि इसके ऊपर इस संसद के सत्र में कम से कम बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन वो भी काम नहीं किया गया पूरी तरीके से। अच्छा, पेगासस के मुद्दे पर सरकार अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें खुलेंगी जो सरकार नहीं चाहती कि खोली जाए, क्योंकि पेगासस साधारण फोन टैपिंग तो है नहीं। जी, जैसा कि हम जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है या आपके पास iMac है या आपके पास और दूसरे किस्म का कोई फोन है, उसमें काफी बड़ी फोन का ब्रांड कौन सा है, यानी कौन सा इंजन फोन को चला रहा है, उसके आधार पर बड़े पैमाने पर पैसे देने के बाद में, पैसे खर्च करने के बाद में ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाला जाता है। उसके बाद आप चाहे मैसेज करें, चाहे बातचीत करें, चाहे ईमेल करें, चाहे कहीं जाए आए, व्हाट्सएप करें, कोई चर्चा करें, कुछ भी करें, सब कुछ का पता कहीं लगाया जा रहा है। हर चीज कहीं रिकॉर्ड हो रही है, आपकी एक एक गतिविधि का पता लगाया जा रहा है। तो आपका फोन आप ही के खिलाफ काम करने वाला एक चलता फिरता, आपके बेडरूम से लेके आपके दफ्तर तक, आपके कार्यस्थल तक एक जासूस में बदल जाता है। तो ऐसी ये बहुत ऊंचे दर्जे की जासूसी है, ऐसी आज तक न कभी सुनी गई, ना सोची गई, न कल्पित की गई जासूसी। ऐसी जासूसी, अब इस जासूसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय घोष बोले, उनकी भी जासूसी की जा रही थी। जो अभी मंत्री बने हैं कई, उनके जो मंत्री नहीं बने थे उनकी भी जासूसी की जा रही थी। तो ये जो स्थिति है, सरकार इसमें फंसी हुई है। सरकार से ये पूछा गया संसद में कि भाई आप ये बता दीजिए कि आपने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा, और खरीदा है तो कितने पैसे में खरीदा और क्यों खरीदा। सरकार ये कह सकती थी संसद में कि देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसके ऊपर हम आपको एक हद तक ही जानकारियां दे सकते हैं, इसके आगे नहीं दे सकते। सरकार ने यह कहना भी मुनासिब नहीं समझा और उसने अपने बहुमत का लाभ उठाकर पूरी तरीके से इस बहस को ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे इतिहास वही है जो विपक्ष के साथ में ये सरकार सुलूक कर रही है, पिछले 7 साल से चला आ रहा है। देखिए, अगर विपक्ष के साथ इस तरह का सुलूक होगा, फिर ये बहुमत आधारित लोकतंत्र न होकर बहुमत आधारित निरंकुशता हो जाएगी। ठीक बात। तो ये स्थिति है और विपक्ष पूरी तरीके से हाशिए पे है। विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरा मानना है उस संघर्ष में कामयाब तभी होगा जबकि वो केवल दिखावे के लिए सब नेता खड़े हो गए राहुल गांधी के आसपास, वो एकता नहीं है। वास्तव में उन्हें एक ऐसा मंच बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर एक गैर भाजपा एकता वो बना पाए और ये सुनिश्चित कर पाए कि 2024 में कम से कम 350 सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो। ठीक बात। मेघनाथ, आप संसदीय कार्रवाइयों को लगातार बहुत करीब से देखते हैं और उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। हमने देखा कल एक और घटना हुई, 8 मंत्रियों को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया, कैबिनेट मंत्री और मंत्री मिलाकर। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी बात है कि सरकार संसद में बहस नहीं करेगी,
सरकार स्टैंडिंग कमेटी का सामना नहीं कर रही, आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका बहिष्कार किया गया। इवन जो सदस्य हैं उन्होंने तो बहिष्कार किया ही, बीजेपी के बाबुओं तक को ने बहिष्कार किया उसका। अब वहां पर एक प्रिविलेज मोशन, ये प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का एक नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो कुछ चल रहा है ये सरकार, और राज्यसभा में पेगासस से जुड़े सवालों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरी स्थिति है, मतलब एक तरफ आप 8-8 मंत्रियों को उतारते हैं कि राज्यसभा की में जो हुई वो नहीं, तो ये एक चीज की तो ताकीद करता है कि राज्यसभा में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि गलत हुआ है, जिसकी वजह से एक तरफ विपक्ष, पूरा विपक्ष सुबह मार्च करके निकलता है, धरना प्रदर्शन पे बैठता है राहुल गांधी के नेतृत्व में। दोपहर के बाद 8-8 मंत्री सरकार के बचाव में उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये स्थिति है। और हमने देखा वेंकैया नायडू ने बड़ी चिंता जताई और वो एक समय पर आकर भावुक हो गए कि पार्लियामेंट के साथ। पर मेरा सवाल अभी भी बेसिक वही है कि अगर वेंकैया नायडू जी इस मौके पर आकर भावुक हो जाते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वेंकैया नायडू जो कि एक गार्जियन है, कस्टोडियन है उस सीट के, वो तब भावुक नहीं होते जब इस तरह की खबर आती है कि इतने बड़े पैमाने पर शायद जासूसी हो रही है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। ऑलमोस्ट इस तरह की घटना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं दर्ज की गई, न सुनी गई, न कही गई। तब उनको कोई चिंता नहीं होती, तब इतने गंभीर आरोपों पर ये लोग भावुक नहीं होते। और एक ऐसी चीज जिसको लेकर जिसको आप विपक्ष की भी रणनीति कह सकते हैं, और अभी तक उसमें चीजें स्पष्ट नहीं है कि उसमें विपक्ष ने क्या किया है और सत्ता पक्ष ने क्या किया है, उसको लेकर वो भावुक हो जाते हैं पार्लियामेंट में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार का जो दोहरा रवैया है या इस तरह का जो पोस्चरिंग है, पब्लिक पोस्चरिंग, उसमें जो जरूरी मुद्दे हैं वो एकदम से गौड़ हो जाते हैं। वो जरूरी मुद्दे क्या हैं? वो पेगासस का मुद्दा है, पार्लियामेंट में बहस का मुद्दा है। पार्लियामेंट में 38 कानून जबरदस्त पास करा लिए जाते हैं बिना किसी बहस के। ये सब जरूरी मुद्दों पे बात नहीं हो रही। बिल्कुल। एक छोटा सा मैं आपको, मतलब करेक्शन नहीं है एक्चुअली, मतलब आपने कहा 38 बिल्स पास हुए, पर 38 बिल्स दोनों हाउस में मिलकर पास हुए। टोटल कुछ 20 बिल्स पास हुए, मतलब 21 बिल्स एक्चुअली, अगर अप्रोप्रिएशन बिल दोनों काउंट कर दोनों हाउसेस की बात। हाँ, दोनों हाउसेस के मिला के आपने बिल्कुल सही कहा, 38 बिल वैसे पास हुए। और मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ 10 मिनट का एवरेज टाइम दिया गया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुझे लगता है ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट का जो हम बात करते रहते हैं बार बार कि कैसे ये गवर्नमेंट एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करती है, तो ये उसी का एक पार्ट देखा। मतलब आप देखेंगे तो जैसे अभय जी ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि ऑपोजिशन को डीलेजिटिमाइज किया गया है, पर मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा और कहूंगा कि पूरे पार्लियामेंट को ही डीलेजिटिमाइज कर दिया है ओवर द लास्ट 7 years। क्योंकि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज को कम बिल भेजने की जो एक परंपरा शुरू हुई है, स्क्रूटनी के लिए कम समय देने की जो परंपरा हुई है, पब्लिक कंसल्टिंग के लिए नहीं देना, ऑर्डिनेंसेस पास करना जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ये सब जो हो रहा है पिछले 7 सालों में, वो आई थिंक एक्सेलरेट हो गया है पहले के मुताबिक, और इसकी वजह से पार्लियामेंट की गरिमा भी पूरी तरह से टूट चुकी है। और एक और चीज मैं इसमें जस्ट छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि बाकी के जो मुद्दे हैं वो फिर वैसे डिस्कस नहीं हो रहे हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फार्म लॉज पे अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन वो भी ऑपोजिशन ने वैसे डिसरप्ट ही कर दिया था क्योंकि उनको पेगासस पे बात करनी थी। और ये पेगासस पे बात करने के चक्कर में एसेंशियली कोविड पर भी डिस्कशन नहीं हो पाया और फार्म बिल्स पर भी डिस्कशन नहीं हो पाया। और हमको काफी वाकये दिखाई दिए जब कुछ मेंबर्स ऑपोजिशन के बात करने के लिए उठ रहे थे और कुछ कि मैं बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो उनका माइक काट दिया था स्पीकर्स ने। तो दोनों हाउसेज में हुआ था ये। तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली एक सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है। आपने अगर लाइव लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखा होगा तो आपको दिखेगा कि उनके जो कैमरा एंगल्स है वो कभी प्रोटेस्ट नहीं दिखाते। वो बस एक तो स्पीकर दिखाएंगे जो चिल्ला रहे किसी पे तो भी, और आगे वो जो गवर्नमेंट बैठे हुए उनके लोग हैं जो शांति से बैठे हुए उनको दिखाएंगे। फिर वो जब भी प्लेकार्ड आता है तो वो कैमरा चेंज कर देते हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि हम तो ना ही हम ऑपोजिशन को सुनेंगे, बट अब तो वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है उनको,
एसेंशियली वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसी हिसाब से उन्होंने बिल्स भी पास कर दिए। मतलब ऑपोजिशन को कुछ बोलना होगा तब माइक काट दिया, ऑपोजिशन को कुछ पॉइंट्स रेज करने होंगे तो अलाउ नहीं किया, और ऊपर से बिल पे बिल 10 मिनट में एक के बाद एक पास करते चले गए। और फिर आखिरी में फ्राइडे तक जो सेशन चलना था वो उन्होंने वेडनेसडे को ही खत्म कर दिया, क्योंकि उनका काम तो हो गया। उनके जो भी लिस्ट थे बिल के वो तो सब पास हो गए जल्दी जल्दी। अब क्या ही चलाने का फायदा है पार्लियामेंट, बस चिल्लम चिल्ली के लिए ही तो होने वाला है। ऐसे टाइप ऑफ नैरेटिव अभी बनाया गया है। और यही हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा जो आपने मेंशन किया। इसी तरीके से नैरेटिव बना के एक तो ऑपोजिशन को तो डिलेजिटिमाइज कर ही दिया है, पर पार्लियामेंट की गरिमा को भी डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। सरकार पार्लियामेंट में जवाब देने की बजाय 8 मंत्रियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो एक तो ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक स्थिति है कि 8 मंत्री एक साथ एक फोरम पे बैठकर बात कर रहे हैं। और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा अतुल सर, कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक 7 साल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। और अगर आप पिछला देख ले तो मनमोहन सिंह जी ने 22 क्वेश्चंस का आंसर दिया था खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे। तो हमको जो क्वेश्चन आवर जो होता है पार्लियामेंट में, उसमें रिटन आंसर्स तो काफी दिए हैं, पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफी जो आंसर्स है उसमें नहीं हमारे पास इसके ऊपर डेटा नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन डेथ पे डेटा नहीं है, नहीं हमारे पास पावर्टी का डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। बिल्कुल। और पेगासस पे भी सिमिलर आंसर्स आए हैं। तो मतलब पार्लियामेंट का जो एक बेसिक फंक्शन है कि आपको लोगों को जवाब देना है, वो भी नहीं मिल रहा है। एक और जहां तक जानकारी मेरी समझ में है कि इस पूरे सत्र में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के किसी भी उसमें शामिल नहीं हुए। ये शुरुआत में एक बार हुए थे, फिर बीच में एक बार आए थे, और फिर आखिरी दिन में आए थे। तो 3 दिन पर वो डिसरप्शन में फिर बाद में चले गए। और पूरी ये जो ओबीसी वाली बहस हुई अमेंडमेंट बिल पे, उस दौरान तब नहीं थे, एब्सेंट थे। छोटी सी और जानकारी है कि ये जो हुआ है इस पार्लियामेंट सेशन में, इसमें औसतन 10 के ऊपर 4 बिल ऐसे पास हुए हैं जो ऑर्डिनेंसेस के जरिए हैं। तो आमतौर पर किसी सरकार में ऐसी परंपरा नहीं रही है। 1 से 2 ऑर्डिनेंसेस होते थे, अध्यादेश होते थे जिनको बिल के रूप में पास किया था। इस सरकार ने वो भी परंपरा को आगे बढ़ा दिया, बहुत एक्सट्रीम पे ले गए। तो औसतन 10 में 4 बिल ऐसे हैं जो ऑर्डिनेंसेस के जरिए आए हैं। खैर, तो एक और चीज दिखी, मैं आनंद से जानना चाहूंगा, आनंद का इसमें पहलू आ जाए और फिर उसके बाद अभय जी नाथ भी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हमने देखा जब ये घटना हुई और उपराष्ट्रपति ने, वेंकैया नायडू ने इस पर चिंता जताई, सब कुछ के बाद ये बहस एक बड़ी बहस बन गई, क्योंकि सुबह विपक्ष ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया, मार्च किया, शाम को 8 मंत्रियों ने किया। तो एएनआई जो कि एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी है और पार्लियामेंट की कार्रवाइयां बहुत सैक्रोसैंक्ट होती हैं, उसमें इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हैं कि कार्रवाइयों को एक्सपंज करने का प्रावधान है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि तथ्यहीन है या कुछ उसमें असंसदीय है, तो उनको एक्सपंज करने का प्रावधान है। एक्सपंज करने का मतलब कि भले वहां पे फ्लोर पे कह दी गई हो, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते, मतलब उसको रिकॉर्ड से ही गायब खत्म कर दिया जाता है। ये चीज वीडियो में भी फॉलो की जाती है जब से कार्रवाइयां लाइव हुई हैं कैमरे पे। उसके बावजूद जो कि केवल प्योरली पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, वो कार्रवाइयों के विजुअल, एक सिलेक्टिव विजुअल एएनआई जैसी एक प्राइवेट एजेंसी को मुहैया करवाया गया। ये पार्लियामेंट्री कार्रवाई, पार्लियामेंट की जो अपनी शुचिता है उसको देखते हुए कितनी हेल्दी परंपरा है कि केवल विपक्ष को गाली दिलाने के लिए या उसको बुरे तस्वीर में दिखाना, क्योंकि वो एक एंगल से आई एक तस्वीर है केवल, और पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं, लेकिन वो सारी चीजें पार्लियामेंट की संपत्ति हैं, वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आई। तो एक प्राइवेट एजेंसी को एक कैमरे की पर्टिकुलर एक तस्वीर लीक करना, ये कौन कर सकता है? जाहिर है ये सिर्फ सरकार कर सकती है। इस लिहाज से आनंद, मैं जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की कार्रवाइयों को किस लेवल तक गिराने में किसकी ज्यादा भूमिका बनती है, पार्लियामेंट की कार्रवाइयों को सुचारू चलाने में किसकी ज्यादा भूमिका बनती है? आनंद? दोनों की इसमें जिम्मेवारी बनती है, और सरकार की भी, विपक्ष की भी, और दोनों की बेचैनियां अलग हैं। और सरकार की बेचैनियां हैं कि जो जैसे संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले एक
बहुदलीय बैठक में एक सुचारू रूप से काम चले उस पर एक निर्णय होता है, जो कि औपचारिकता तक ही लगता है सीमित है। और बाद में लोग अपने-अपने जो पार्टियाँ हैं, वो अपनी-अपनी एक स्ट्रैटेजी लेकर आती हैं। सरकार का जो अ, स्पष्ट दिख रहा है कि जो बिल्स हैं, जो लेजिस्लेटिव बिज़नेस जो स्ट्रीम रोल कराने का एक स्ट्रैटेजी है कि जो बिल हैं जल्द पास हो जाएँ। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को के जो व्यवधान हैं, जो उनको कार्य में रुकावट होगी उसको क्लियर करें। विपक्ष क्या है कि विजिबिलिटी की क्राइसिस रही है और उसकी बेचैनी अलग है कि कुछ मुद्दे इस सत्र में कई महीनों से जमा हैं। उस राजनीतिक पूंजी को खर्च करना है इस सत्र में, तो एक विजिबिलिटी की क्राइसिस है, तो वो कुछ एक एक मतलब कुछ नाटकीयता तो चलती है और लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं उसके पास, उसको स्पष्ट ढंग से और फोर्सफुली रखना चाहेगा। 1990 के दशक में जब पार्लियामेंट्री जो कार्यवाही है, जो संसद का लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ था, तो उस समय एक उम्मीद थी, उस समय के कई समाचार पत्रों में, संपादकीय वगैरह में एक ऐसा मत था कि शायद इससे जो सांसदों के व्यवहार में सुधार आए, तो वो दो धारी तलवार लगता है कि साबित हुई कि एक तो विजिबिलिटी के लिए जो है लोग अच्छा बोलें, अच्छे से बोलें, अच्छी बहस हो, वो तो शुरुआत के 2-3 साल में दिखा, लेकिन बाद में ये भी रहा कि विजिबिलिटी कई तरीके से मिल सकती है। एक और भी एक जो संसद में कार्यवाही का जिस तरह से चल रही है, उससे एक और स्पष्ट है कि सांसदों में एक एक तरह का निर्भयता है, एक तरह की बेखौफ हैं, क्योंकि अ, जो संसद में सरकारी पक्ष हो या विपक्ष के सांसद हों, उनका कोई का जो जो उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पार्लियामेंट्री कंडक्ट से। और और ये एक बड़ी खामी नज़र आई है और इससे एक बहुत निर्भयता सरकारी पक्ष में भी आ जाती है, विपक्ष में के कुछ तत्वों में आ जाती है कि जो पार्लियामेंट्री कंडक्ट से इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स का कोई लिंक नहीं है। और ये भी इसमें एक स्पष्ट दिखा है। पर मैं वो उस पर भी थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहता हूं आनंद, कि ये जिस तरह से प्राइवेट एजेंसी को लीक किया गया, ये पार्लियामेंट की पूरी अपनी शुचिता को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। अब इस पर मतलब अब क्योंकि वो मतलब इसमें जो एजम्पशंस हैं, जो एलिगेशन है, अब उस पर चूंकि अब ज्यादा जानकारी के अभाव में कुछ मैं अभी नहीं कह सकता कि किसने लीक किया क्या। अभय जी, ये जो घटना हुई है उस पर आपकी टिप्पणी क्या, आप कैसे इसको देख पाते हैं कि जिस तरह से इसको प्राइम टाइम बहस का विषय बनाने की कोशिश की गई, एक वीडियो रात में 8 बजे लीक करके पार्लियामेंट। ये एएनआई नाम की ये जो संस्था है जी, इस संस्था का धीरे धीरे एक इतिहास बन रहा है और आगे जाकर जो मीडिया में जो लोग अनुसंधान करेंगे वो खास तौर से इस संस्था की जो प्रवृत्तियां हैं और जिस तरह से ये काम करती है और टीवी चैनलों को और लोगों के पहले शुरू में तो नेताओं के इंटरव्यूज के टुकड़े एएनआई के जरिए मिला करते थे चैनलों को। धीरे धीरे जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है मैं ठीक से ना देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि यहीं तक जाती है, वो ये आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या पर जो अपना पहला जो इंटरव्यू दिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, वो उन्होंने एएनआई को दिया था। याद है आपको? जी। तो ये धीरे धीरे करके एएनआई जो है पूरी तरीके से एक सरकार समर्थक संस्था बनती जा रही है और सरकार के हाथ में एक तरह का ये टूल है, औजार है, जिससे सरकार अपनी राजनीति के लिए इसको जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। वो पूरा का पूरा इंटरव्यू साफ लग रहा था कि वो एक मिली कुश्ती की तरह है। इसमें सबको पता है कौन से, मतलब जो इंटरव्यू देने वाला है
और इंटरव्यू लेने वाले आपस में एक किसी मिलके एक खास मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो इंटरव्यू साफ ऐसा लग रहा था। और ये हमारे मीडिया का दुर्भाग्य है कि इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं हम लोग उनकी पर्याप्त आलोचना नहीं करते। हम लोग नहीं कहते इसको साफ तौर पे कि ये इंटरव्यू जो हो रहा है वो पत्रकारिता के किसी भी मूल्य के खिलाफ है। जो हम लोग जब पत्रकारिता सीख रहे थे, हम जब इंटरव्यू लेने जाते थे तो हमारा संपादक मुझसे कहता था कि भाई अच्छी तरीके से ग्रिल कीजिएगा, इनको आप ऐसे सवाल पूछिएगा ताकि वो उलझन में पड़े। अगर वो थोड़े नाराज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी का करण थापर ने इंटरव्यू लिया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी उस इंटरव्यू को छोड़ के बीच में चले गए थे। लेकिन यहाँ अब ऐसा इंटरव्यू तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो एएनआई ऐसी संस्थाएं जो बन गई हैं, उनका आचरण मीडिया और पत्रकारिता के जो स्थापित मूल्य हैं उन स्थापित मूल्यों से कहीं भी मेल नहीं खाता। तो ये एक बहुत ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम लोगों को गौर करना चाहिए। और इस तरह की संस्थाएं जिस तरीके से काम करती हैं उसकी भी बाकायदा आलोचना होनी चाहिए। जब उसकी आलोचना होगी तब फिर इनकी साख भी गिरेगी मार्केट के अंदर, उससे पत्रकारिता को कुल मिला के लाभ होगा। बिल्कुल। मेघनाद, ये जो सिलेक्टिव लीकिंग के जरिए इस घटना को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई, बिल्कुल, तो इस पर पार्लियामेंट के फुटेज को, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, नहीं किया गया है। ये ऑनलाइन जब लाइव पार्लियामेंट थी तब उस समय भी ये हिस्सा नहीं चला गया, तो जानबूझ के ये लीक किया गया है। इस पर किस तरह की कार्रवाई की भूमिका बन सकती है, क्योंकि एक्सपेंस करना पार्टी और पार्लियामेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें एक तरह की ये सेंध लगाने की कोशिश है, लीकिंग है। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी दिखा होगा कि वो एक एक्चुअली फोन से लिया गया है और कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लगता है। वो एसेंशियली वो मैंने वो मॉनिटर्स देखे भी है, वो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के कंट्रोल रूम से लिए गए होंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि चप्पे चप्पे में कैमरा लगा होता है, हर एंगल से आपको हाउस दिखता है, और जो ब्रॉडकास्ट होता है वो कंट्रोल रूम से होता है, पर आपके पास फुटेज तो पूरे हाउस का होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कौन दिखा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। टेलीकास्ट होता है, उसका डिसीजन वो कंट्रोल रूम वाले लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कैमरा एंगल जो है वो प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अगर आपने आई विटनेस अकाउंट पढ़े होंगे जर्नलिस्ट के जो वहां पर थे, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उन्होंने ट्यूसडे वेडनेसडे का दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो एक कांग्रेस के एमपी है पंजाब के, वो टेबल पर खड़े हो गए थे और उन्होंने एक फाइल फेंकी चेयरमैन की तरफ, और उसकी वजह से मार्शल्स को बुलाया गया। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मार्शल्स का मतलब ये होता है, वो एक तो अटेंडेंट्स होते हैं जो कि स्पीकर के बाजू में खड़े होते हैं, और वो मेंबर्स के साथ इंटरैक्शन करने के लिए स्पीकर को हेल्प करते हैं। जैसे आपको अगर कोई बिल पे बात करनी होगी तो आपको एक चिट्ठी लिख के मार्शल्स को देनी पड़ती है, और वो मार्शल्स जाके वो स्पीकर को देते हैं, और फिर वो स्पीकर अलाउ या डिसअलाउ करते हैं जब हाउस शुरू होता है, तब उनका ये काम होता है। अब हुआ क्या कि जैसे हमको दिखाई दिया, वहां पर हाउस में वैसे 3 से 4 मार्शल होते हैं एक समय पे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 40 से ज्यादा मार्शल एक ह्यूमन चेन बनाकर स्पीकर का जो वेल है जहां पर प्रोटेस्ट होते हैं वहां पर खड़े हो गए, और आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन मेंबर्स वेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको धक्का मार के पीछे कर रहे हैं। तो ये शरद पवार जी ने भी बाद में आके एक बयान दिया कि उनके पूरे इतने बड़े पार्लियामेंट्री करियर में उन्होंने ऐसे कभी नहीं देखा, बाहर से लोग लाए गए, 40 लोग लाए गए और एमपीज को कंट्रोल किया गया, कोट अनकोट कंट्रोल। तो ये हमको दिखाई दिया। अब एक तो है कि आपने ये प्रोटेस्ट पहले भी देखे हैं, बहुत बहुत सालों से देखे हैं। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी उनकी भी यही स्ट्रैटेजी थी, वो जाते थे वेल में, वहां पर प्लैकार्ड लेके जाते थे और डिसरप्ट कर देते थे, और फिर वो गवर्नमेंट हाउस चला नहीं पाता था। बट इस गवर्नमेंट का डिफरेंस ये है कि वो अडजर्न नहीं करते हाउस,
वो बिल पास कर देते हैं, बिल पास करते रहते हैं। तो मतलब एक आप अगर पार्लियामेंट्री मर्यादा देखेंगे तो ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को मिलके डिबेट डिस्कस करके उस पर वोट करके बिल पास करने होते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है पर गवर्नमेंट बिल पास करे जा रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं लोगों अपने श्रोताओं को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ मेघनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिल तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कि हाउस ऑर्डर में ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर डिसरप्शन में पार्लियामेंट है, लोग वेल में है, इसके बावजूद बिल पास कर रही सका। तो जो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की बात है वो यहां से भी निकल के आ रही है कि हाउस के बिना ऑर्डर में रहते हुए, और ये पिछले काफी समय से हो रहा है, बिल्कुल हाउस को ऑर्डर में नहीं रखा जा रहा, ना स्पीकर रख रहे हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, और बिल पास हो रहे हैं। अतुल, ये जो मेघनाथ और आनंद ने जो बात कही है उसमें मैं एक अपनी छोटी सी टिप्पणी करूंगा। आनंद जी ने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि सदन चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। जी जी, मोटे तौर पर उनकी बात सही है, लेकिन इन दोनों में से प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम इसको रेखांकित करना चाहें तो प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां हर बार ये कहते थे कि भाई ये तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना, और हम अगर हंगामा करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये लोकतांत्रिक है। हाँ, अब दिक्कत की बात क्या है? इस सरकार की एक खास प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतिहास क्या है? इसका इतिहास है 90 के दशक में चलाया गया राम जन्मभूमि आंदोलन। और हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन कितना हिंसक आंदोलन था। वो न संविधान की बात मानते थे, न कानून की बात मानते थे, न चुनी हुई सरकार की कोई बात मानते थे। उत्तर प्रदेश के ऊपर जब 1900 जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, वहां जिस तरह की कार सेवकों ने चढ़ाई की थी, ऐसा लग रहा था कोई दुश्मन की फौज जो है किसी किले पे हमला करने के लिए जा रही हो। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे, फिर उस हलफनामे का उल्लंघन करते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको बुला के 1 दिन की सजा भी दी थी इसके लिए। तो ऐसे आंदोलन ने जो भावनाएं भड़काई, उसके ऊपर सवारी गांठते हुए ये सरकार सत्ता में आई है। और वो सरकार सब लोगों से कह रही है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ठीक बात नहीं है। आप देखिए ना कि इसके पीछे और वही सरकार, यही जब विपक्ष में थे तो संसद में क्या कहते थे कि मुख्य काम तो सरकार का है सदन चलाना। ये जो अंतर्विरोध है, मतलब आपने जो करके आप खुद सत्ता में आए हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए। राम जन्मभूमि आंदोलन, ऐसा आंदोलन तो कोई चला भी नहीं रहा है। जो लोकतंत्र के लिए जरूरी आंदोलन है, उन आंदोलनों को भी अवैध घोषित करने की प्रवृत्ति इस सरकार में है। किसी भी किस्म का कोई आंदोलन मत कीजिए। दो चुनावों के बीच में सरकार को अपना चुपचाप काम करने दीजिए। 5 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर वोट डालने के लिए जाइए। जबकि लोकतंत्र की क्वालिटी ये होती है कि 2 चुनावों के बीच की राजनीति कैसी चल रही है। हाँ, एग्जैक्टली अभय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी ना है, चुनाव लड़ना तो सरकार बनाने का एक तरीका है। लेकिन दो चुनावों के बीच में राजनीति कैसी हो रही है, मुद्दे कैसे उठाए जा रहे हैं, आपने कैसी आजादियों को सरकार इजाजत दे रही है, किस तरह की चीजों को रोका जा रहा है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज आजादी की 75वां साल हम लोग 2-3 दिन बाद मनाएंगे, और दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई है किसानों से। ये 3 कृषि कानून किस तरीके से, किस परिस्थिति में उन अध्यादेशों को जारी किया गया, किस परिस्थिति में इन कानूनों को पारित किया गया, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। और वो सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार ने बातचीत करनी भी किसानों से बंद कर दी है, और वो अपने टेंट लगाए पड़े हुए हैं। सरकार अपना काम चालू किए जा रही है। थोड़ा सा समय का वो देखते हुए मेघनाथ, आपको संक्षेप में कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अभय जी ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इलेक्शंस के बीच में जो टाइम होता है, जब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, तब एक भाषा होती है बात करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी पर अटैक करे जा रहे थे, वो आपको दीदी वाला कमेंट याद होगा। तो एक लैंग्वेज थी वहां पर, वो एक अटैक लैंग्वेज है, पॉलिटिकल अटैक लैंग्वेज, की ये हमारे अपोनेंट है और इनको हमको हराना है। बट इलेक्शंस होने के बाद आपने देखा होगा, इमीडिएटली उन्होंने ट्वीट किया कि सच अ ग्रेट लीडर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इलेक्शंस जीत गए। और उसके बाद 2-3 ट्वीट उन्होंने प्रेज में भी किए थे उनके। तो आप सोचिए कि
एक तो ये है जो दिखावे वाली जो है कि हाँ नहीं, इलेक्शंस के टाइम पे हम झगड़ा करेंगे और उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे, पर पार्लियामेंट में उनके पास बात करने की भाषा ही नहीं है। जैसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, जब ये एक ही बिल जो डिस्कस हुआ था 127th अमेंडमेंट, उसमें अपोजिशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और ये जो बिल पास हुआ है, ये 50% जो लिमिट लगाई गई है स्टेट्स पे कि 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, उसका एक उल्लंघन भी करती है एक तरीके से, क्योंकि काफी स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमको 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना है। महाराष्ट्र में भी हुआ, तमिलनाडु में, काफी स्टेट्स में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने ये पॉइंट्स उठाए, मैंने डिबेट देखी। अब बीजेपी के लोग जब खड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस पे अटैक चालू कर दिया। उन्होंने बिल के मुद्दों पे बात ही नहीं की, उन्होंने कांग्रेस पे अटैक चालू कर दिया। तो आप देखिए, आपको एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाई देता है कि बीजेपी में ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनको इलेक्शंस के अलावा कोई भाषा समझ में ही नहीं आती। उनको बस ऑपोजिशन को एक एनिमी की तरह देखना आता है, उनको उनका पास्ट उखाड़ के उनको गाली मारना आता है और एसेंशियली उनको अटैक करना आता है, उनसे बातचीत करना नहीं आता है। और ये हमको पार्लियामेंट में एकदम ही बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। और एक छोटा सा दूसरा पॉइंट है अतुल सर, कि एक वोटिंग का तरीका होता है, उसको बोलते हैं डिविजन। तो वॉइस वोट से जब बिल पास होता है तो स्पीकर बोलता है ऑल दोज इन फेवर से आई, ऑल दोज इन फेवर से नो, एंड देन आई बोलते हैं, नो बोलते हैं, तो वो वॉइस वोट से पास हो जाता है। उसके बाद कोई भी मेंबर हाउस का खड़े होके डिवीजन डिमांड कर सकता है। अगर डिवीजन डिमांड किया तो हाउस को बंद करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, जहां पर 10 सेकेंड दिए जाते हैं कि येस और नो एक बटन दबा के वोट कर सकते एमपी। पूरे सत्र में लोगों ने डिवीजन मांगा और दिया नहीं, वोट पे वोट पास कर दिए, पर सारे बिल ध्वनिमत से पार हो पा बिल्कुल। और एक ही जगह पे हुआ, वो था ये ओबीसी बिल। तो मतलब आप सोचिए कि जो वोटिंग प्रक्रिया बस एक ही बिल पर जो अप्लाई की गई, और बाकी के जो 19 बिल्स जो पास हुए थे उन पर नहीं अप्लाई की गई, तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो पार्लियामेंट्री की मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, और पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन को आपने तोड़ दिया है। तो मेघनाथ, यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज है, आपको मतलब हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि यही सेम प्रक्रिया तीनों जब कृषि कानून राज्यसभा में पास हो रहे थे, तब भी तमाम सारे विपक्ष ने मांग की कि आप इसमें काउंटिंग कराइए वोट से, और सरकार ने उसको ध्वनिमत से पारित किया था। असली गड़बड़ी वहां पर थी। सरकार को अगर लगता था कि ये इतने इंपॉर्टेंट कानून है, इतने बढ़िया तरीके से उतने किसानों के हित में बनाए हैं, तो पार्लियामेंट को बाईपास क्यों किया गया, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को बाईपास क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हम थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कास्ट वाइज सेंसस का जिक्र किया, ये जो 127वां अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में, जिस पर अकेले एक दो कानून थे जिस पर थोड़ी सी इस मानसून सत्र में बहस हुई, उसमें ये वाला बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, और इसके जरिए राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने ओबीसी की जो लिस्ट है वो उसको बनाने की छूट होगी, और साथ में वो कैपिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि बहुत सारे राज्यों में उसको छूट मिली हुई है। अब ये मसला एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये एक बड़ा मोमेंटम बनता जा रहा है, जो है कास्ट वाइज सेंसस का, कि जातिगत आधार पर जो जनगणना है वो होगी कि नहीं होगी। तो तमाम विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं। एनडीए के जो सदस्य हैं वो भी, उसमें भी कई लोगों ने, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ने जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने मांग की है, और उनकी अपनी सांसद संघमित्रा ने भी मांग की कि ये होना चाहिए। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, मैं जानना चाह रहा था कि अभय जी और आनंद थोड़ा सा अगर बताएं कि ये जो मुद्दा है कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। जातिगत आधार पे अगर जनगणना की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें 1919 के आधार पर ये होना चाहिए। अतुल जी, इसका एक छोटा सा इतिहास है भाजपा से संबंधित। 2018 में गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई कि जनगणना कैसे होगी। तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उस बैठक के बाद में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगली जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती होगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा कि संघ
जनगणना में श्रेणियां दर्ज करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जाति को एक श्रेणी के रूप में दर्ज करने का वो विरोध करता है। उसके बाद भाजपा ने सवाल के ऊपर चुप्पी साध ली, पलट गई, आरटीआई भी डाली गई ये पूछने के लिए कि भाई उस मीटिंग में क्या हुआ था उसके बारे में बताया जाए। तो सरकार ने कह दिया कि हमारे पास उस मीटिंग के मिनट्स नहीं है, इसलिए उस मीटिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब आप जो उस वक्त गृह मंत्री का वक्तव्य था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है। उन्होंने कहा था कि अगली जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती होगी जी। यानी अगर वो बात सही थी तो ये भाजपा सरकार ऊंची जातियों की गिनती कराने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो सारी जातियों की जनगणना उसमें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, संविधान इजाजत देता है तो अनुसूचित जातियों की जनजातियों की जनगणना तो शुरू से हो रही है। यानी 24 भारत की तकरीबन 24% आबादी की जातियां गिनी जाती हैं, पहले से गिनी जाती हैं। अब रह गया ओबीसी जातियों की गिनती नहीं होती है, और उसके बाद जो द्विज कहलाते हैं, ट्वाइस बॉर्न्स हैं, मतलब जो है ऊंची जातियां हैं, उनकी गिनती नहीं होती है केवल। तो अगर गृह मंत्री कहना है ये था कि गिनती ओबीसी जातियों की होगी, उन्होंने ये नहीं माना था कि ऊंची जातियों की भी गिनती होगी। बाद में जब संघ ने हस्तक्षेप किया तो उस ओबीसी जातियों की गिनती से भी मुकर गए वो लोग। तो एक तो ये बात ये है, संघ की विचारधारा जो है वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम सरकार को नहीं करने देगी जिससे जातियों की पहचान, उनकी अस्मिता और ज्यादा मजबूत हो, और उसके आधार पर वो अपनी तरह तरह की राजनीति में दावेदारियां करें। ऐसा वो करेंगे तो हिंदुओं की राजनीतिक एकता बनाने का जो स्वप्न है उनका, जो कई जगह उन्होंने एक सीमा तक बनाई भी है, जो उत्तर प्रदेश में 40 से 50% हिंदुओं की एकता उन्होंने बनाई है, गुजरात में बड़े पैमाने पर वो हिंदू राजनीतिक एकता बना चुके हैं, और भी उनकी कई प्रयोगशालाएं हैं इस देश में जहां पर वो हिंदू राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो उनकी प्रयोगशाला, वो उनका जो प्रयोग जो है वो खतरे में पड़ जाएगा जी। इसलिए वो जातिगत जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। आनंद, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो सरकार की पूरी मंशा है कि पहले सरकार ने कुछ कहा, और हमने देखा कि सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक डाटा के तहत ये आंकड़े इकट्ठा किए थे, और उसके बावजूद उसने उसको जारी नहीं किया। वो सरकार धार्मिक आंकड़े तो जारी कर देती है, मुसलमानों के आंकड़े, क्योंकि उससे उसको मजा आता है, उसका काम होता है, उसके पोलराइजेशन में फायदा मिलता है। वो एक डर भी पैदा होता है, वो हो मुसलमानों की आबादी 0.0004% बढ़ गई है ना 10 साल में, ये सब जो भी हो। लेकिन जातियों के नाम पर वो अब पीछे हट रही है, एकदम से मुकर जा रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी की मजबूरी क्या है इसमें? ये किसी एक पार्टी विशेष तक इतना सरल विषय नहीं है कि किसी पार्टी की व्यवस्था वगैरह, ये एक व्यापक विषय है, और इसमें कई चीजें हैं। जो 2010 में भी जो बात कही गई थी जनगणना की, वो जो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा था, जैसे एक ही जाति को अलग अलग कॉलम्स में डाल दिया गया था, तो उस समय जो वो एक फ्लॉड डेटा के आधार पे उसको बहुत मान्यता नहीं मिली थी, और उसे यूपीए सरकार ने भी डिस्कार्ड किया था। बाद में भी उसकी जो वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि मेथोलॉजिकल उसमें प्रॉब्लम्स थे। और अभी जो समस्या है 2018 में, जो पहले ये जो बिल है, जो 117 कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, जो कि संभवतः 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, तो इसमें जो कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में 102वां जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो उसमें जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को मान्यता दिया जिसने, उसने एक दो प्रावधान थे, जैसे कि उसमें आर्टिकल 338 बी और 342 ए। अब इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो एम्पावर्ड हो गए कि एसी बीसी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो कि कास्ट के आधार पे ही होंगे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि राज्यों के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा पिछले महीने में, 2 महीने पहले, कि उसमें एक रुकावट आ रहा था। तो सेंटर गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि इसमें जो है स्टेट्स को अलाउ किया जाए, लेकिन इस मई में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि नहीं, हम अभी जो 102nd अमेंडमेंट है उसके आधार पे अलाउ नहीं कर सकते हैं, इसलिए
इसकी आवश्यकता पड़ी और इस पे सभी पार्टियां लगभग मेरे ख्याल से 385 मत इसके पक्ष में पड़े लोकसभा में, और विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा, 0। तो इसमें एक जो है एक तरह की यूनानिमिटी दिखी। लेकिन जो आप कास्ट सेंसस का कह रहे हैं, तो कास्ट सेंसस पिछली बार 1931 में हुआ था। हाँ, के बाद हुआ ही नहीं। इसके बाद इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि राम मोहन लोहिया के सैकड़े 60 वाली जो विचारधारा है कि पावे 100 में 60, हाँ, उससे प्रेरित होकर जो मंडल कमीशन के आने से बहुत पहले जो हिंदी भाषी खासकर राज्य हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार का जैसे मुंगेरी लाल कमीशन था, उसने जो है जो उसी समय के इक्वेशंस के आधार पे उस कर्पूरी ठाकुर ने कर्पूरी फॉर्मूला दिया था। तो इसमें और बाद में जब मोरारजी सरकार ने मंडल कमीशन बैठाई, तो बहुत हद तक उसने उसी कर्पूरी फॉर्मूला को ही आगे बढ़ाया। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें है कि ओबीसी के विदिन भी जो ईबीसी हैं, तो ओबीसी लीडरशिप के अंदर भी इसमें एक तो जनगणना हो जाएगी, लेकिन जो जैसे बिहार में दिखा 90 के बाद लालू नीतीश के टकराव में वगैरह कि ईबीसी का जो मुद्दा, क्योंकि जो जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, जो कि ज्यादा ओबीसी में भी संपन्न वर्ग हैं, तो उनका जो राजनीति सशक्तिकरण तो काफी हो गया रूरल पॉलिटिक्स से, और मतलब लेकिन जो नीची का, जैसे बिहार में 112 से ज्यादा जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर हैं, तो ये ओबीसी लीडरशिप के विदिन भी नहीं है। और बीजेपी की जहां तक है, बीजेपी इसमें जो है एक दुविधा में फंसी हुई है। एक तो है कि हिंदी जो भाषी प्रदेश है, हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं, उसमें ओबीसी से काफी ड्रिवन इनकी पॉलिटिक्स रही है। अभी बिहार में ही जो है 74 में से इनके जो है 33 या 34 ओबीसी एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या है पता नहीं, लेकिन काफी ओबीसी। तो ये जो संघ परिवार का जो विस्तार हुआ है, वो ओबीसी ड्रिवन काफी रहा है, और काफी मुखर इनके ओबीसी एमपी एमएलए भी हैं। लेकिन ये जो है एक व्यापक कंसोलिडेशन जो है एक हिंदू आइडेंटिटी पे करना चाहते हैं, और व्यापक कंसोलिडेशन में ये सब जाति समूह से का सशस्त्रीकरण तो हुआ है, लेकिन वो टकराव में आ सकता है कंसोलिडेटेड हिंदू आइडेंटिटी से। ये बेसिकली वो एक एंजाइटी है जो हिंदुत्व की पहचान के ऊपर, अगर इन जातियों की अपनी पहचान के मुद्दे सामने आते हैं, मजबूर की किस तरह की स्थिति है नौकरियों में और बाकी शिक्षण संस्थाओं में, तो उससे वो पहचान की एक स्थिति मजबूत हो सकती, जो कि आरएसएस को हमेशा लगता है, और वो कि ये उसके अपनी विचारधारा के खिलाफ जाती है। एक और सवाल है, मैं मेघनाथ से इस पे जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है, इसके बाद हम रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन आप तीनों लोगों की टिप्पणी, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो 2011 में आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, वो कंटेमिनेटेड आंकड़े हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसे आंकड़ों की 10 साल बाद हमें जरूरत नहीं है, आउटडेटेड आंकड़ों का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में बात कही। अब ये इतनी हास्यास्पद बात है कि सरकार ने रिजर्वेशन लागू करने के लिए 1931 के आंकड़े का वो आधार बना रखा है, उसके आधार पर सारे फैसले हो रहे हैं, चाहे ओबीसी का हो चाहे जो भी। और उस सरकार के लिए 2011 के आंकड़े आउटडेटेड है, मतलब मजाक पार्लियामेंट में चल रहा है। बिल्कुल, ये जो कंटैमिनेटेड डेटा वाला मामला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे आनंद ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसे काउंटिंग हुआ था कि डबल काउंटिंग हो गया था, एक कॉलम में दूसरे कॉलम में एक्सेट्रा। तो बट एक यहाँ पर हमको थोड़ा सा जूम आउट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब आप देखिए कि रिजर्वेशन जो मिलता है
वो किस बेसिस पे मिलता है? वो सोशल जस्टिस के बेसिस पे मिलता है। वो कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है जहाँ पे लोगों को जॉब मिल रहे हैं इसलिए वो रिजर्वेशन चाहते हैं। बहुत कम जॉब्स है गवर्नमेंट में जो जिसकी वजह से जिस पे रिजर्वेशन लागू भी होते हैं। बिल्कुल। तो सोशल जस्टिस का मामला जब आता है तब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने साल बाद कौन से तबके हैं हमारे सोसाइटी के जिन तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहुंची है, जिनका उद्धार हुआ है, जिनका एक बेसिक इनकम बढ़ गया है और उनका इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है एज अ रिजल्ट, राइट। पर जब सोशल जस्टिस का मामला आता है तो हमको ये भी देखने की जरूरत पड़ जाती है कि कौन से तबकों पे सोशल प्रेशर्स पड़ते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। हमारे यहाँ पे जैसे कास्ट बहुत ही इंट्रिंसिक एक हमारे सोसाइटी का पार्ट है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट, इसका कितना इफेक्ट हुआ है, कितने हद तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, ये भी जानने की बहुत जरूरत है और इसके लिए डेटा की बहुत जरूरत है। तो ये डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अब ये जब OBC बिल का जब डिस्कशन हुआ था, कास्ट सेंसस पे जब बात हुआ था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था लोगों ने कि ये गवर्नमेंट का फेवरेट एक नया मतलब उन्होंने शुरू किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। उन्होंने उनको एक रिजर्वेशन भी स्पेसिफिकली 10% रिजर्वेशन दे दिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है वो उनका उद्धार कैसे होगा, इस पर भी काफी बात हुई वो सेशन में। जैसे कौन से कम्युनिटीज में घर पहुंचे हैं, कौन से कम्युनिटीज को राशन मिलता है, कौन से कम्युनिटीज को मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं और क्या क्या दुविधाएं बनती है कास्ट की वजह से, ये हमको जानना बहुत जरूरी है इस समय पे। इसके लिए एक कास्ट सेंसस करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये जो एक न्यूआंस है ये लोग मिस आउट भी कर जाते हैं जो पॉलिटिकल एंगल आता है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा आनंद और आपने अतुल सर आपने भी बोला कि जो एक एसेंशियली एंजाइटी जो है कि हमको वो एक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिखाना है और फिर कास्ट डिवीजन हो गया उसमें बीच में, तो फिर उसमें ही हमको वोट्स जमा करना, ये करना वो करना, उसमें डिफिकल्टी होगी। तो एक नेशनल प्रेजेंस जो बनाना है जो हिंदुत्व के एक आइडियोलॉजी यूज करके, वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स एक बीच में आके एक दरार पैदा कर देता है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बल्कि ये जानने की कि एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कौन से तबके हैं जो पीछे रह गए। तो देखिए इसमें एक अतुल जी जो मेघनाथ जी ने बात कही है, इसमें मेरे ख्याल से हम लोग इस मसले पे थोड़ा और दूसरी दृष्टि से विचार कर रहे हैं तो ज्यादा हम लोग असलियत के नजदीक पहुंचेंगे जी। पहली बात तो यह है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन रही थी तो मंडल कमीशन में एकमात्र दलित सदस्य थे RL नायक। RL नायक ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था जी। और वो पूर्ण सहमति की रिपोर्ट नहीं थी, यूनानिमस रिपोर्ट नहीं थी। और जब BP मंडल ने जो उसके ऊपर कवरिंग लेटर देखा था उसमें उन्होंने इस पर अफसोस भी जाहिर किया था कि इसमें पूर्ण सहमति हम लोगों की नहीं बन पाई है। RL नायक का सुझाव ये था कि OBC जातियों को दो हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। एक वो हिस्सा जो कि पेजेंट OBC हैं, यानी जो इनके पास जमीनें हैं, और एक वो हिस्सा जो कि आर्टिजन OBC हैं। जो पेजेंट OBC हैं वो बहुत ताकतवर हैं, सामाजिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, उनके पास पैसे हैं, रुतबा भी है उनका ग्रामीण इलाकों में। लेकिन जो आर्टिजन OBC हैं वो संख्या की दृष्टि से भी दुर्बल हैं, सामाजिक दृष्टि से भी दुर्बल हैं और हर तरीके से दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हाँ। तो उनका RL नायक का कहना यह था कि जो भी आरक्षण दिया जाए 27% या जो भी दिया जाए वो अभी से ही इस रिपोर्ट में ही बांट दिया जाए। लेकिन BP मंडल ने उनकी इस सिफारिश को खारिज कर दिया और उनकी इस सिफारिश को न VP सिंह ने जब इस रिपोर्ट को लागू किया 1990 में, तब उन्होंने भी इसकी तरफ जानबूझ कर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो अपर OBC है यानी जो मजबूत तबका है OBC का, उसके वोट और उसका समर्थन सब पार्टियों को चाहिए। ये जो संसद में आप एकता देख रहे हैं ना विपक्ष की और सत्ता पक्ष की, बिल्कुल किसी मसले पे नहीं हुई, उसके पीछे वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अंदर एक बहुत ही होशियारी से एक गेम खेल रही है। वो गेम ये है कि वो जानती है कि आरक्षण का फायदा तो अपर OBC को ही मिलने वाला है, लोअर OBC तक पहुंचेगा ही नहीं आरक्षण का फायदा।
इसलिए लोअर ओबीसी को वो अपर ओबीसी के खिलाफ कि सारे आरक्षण के फायदे हड़ पे ले रहे हैं। ये पिछले 3 चुनावों से लोअर ओबीसी को उसने अपने गोलबंदी में कर लिया है, हिंदुत्व की एकता में शामिल कर लिया है। तो आरक्षण का प्रलोभन जो है वो अपर ओबीसी के लिए है और उसी के जरिए वो अपर ओबीसी के खिलाफ भावनाएं भड़काकर लोअर ओबीसी को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मान ली भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और जैसे तमाम दल राजनीति करते हैं इसके इर्द गिर्द, वैसे ही वो अपने हिसाब की एक राजनीति कर रहा है, उसमें बंटवारा करके कि एक अपर ओबीसी है, एक ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या लोअर ईबीसी, जो भी कह लिया जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि समस्या की जड़ जो है वहां पर जब उसको इलाज की कोशिश नहीं किया, उसको संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की जाएगी तो इलाज होगा कैसे? वो समस्या है कि हम इन प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार तो हों कि हाँ हमें कास्ट बेस्ड सेंसस करवाना। अभी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकदम दो मुहा रवैया अपना रही, वो उस समस्या को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है। तो इलाज की बात तो बाद में आएगी, आप ईबीसी में बंटवारा कर लीजिए, ओबीसी में बंटवारा कर लीजिए, लेकिन गिनती जब होगी तब तो हमारे सामने वास्तु स्थिति आएगी। आज 100 साल होने जा रहे हैं करीब करीब पिछली जनगणना के। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत जातियों में बटा हुआ देश है और उसमें कास्ट सेंसस शुरुआत से ही होना चाहिए था जी। इसलिए अगर अब दोबारा जातिगत गणना की बात आती है और सरकार अगर मान लेती है, हालांकि सरकार इस पर तैयार नहीं है, अगर मान लेती है तो एक बहुत लंबे अरसे से की जा रही गलती को हम लोग सुधार लेंगे जी। तो इसलिए बहुत बेहतर बात है अगर जातियों की जनगणना हो जाए। अब सब नेताओं को डर क्या लगता है? नेताओं को डर लगता है कि जब सब जातियों की प्रामाणिक संख्या सामने आ जाएगी तो राजनीति करने के जो मौजूदा तौर तरीके हैं ये गड़बड़ा जाएंगे। ठीक बात। बहुत सारे तरीके जो हैं वो काम के ही नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, अगर उन्हें ये मुगालता है कि इससे केवल उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो गलत फहमी में है। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, उससे उन्हें कोई फायदा, व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी राजनीति उसके बाद से समाप्त हो गई, पूरी समाप्त हो गई। बिल्कुल ठीक बात। इस तरह के कदमों के नतीजे क्या निकलते हैं आखिर में, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि इसका दरअसल लाभ किसको होगा। लेकिन मैं इतना कम से कम कह सकता हूं कि जिस तरह मंडल के बाद देश की राजनीति बदल गई लंबे अरसे के लिए और अब कम से कम 30 वर्ष 40 साल होने जा रहे हैं, मंडल कमीशन 30 साल होने जा रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हुई, जैसे ही उसके परिणाम आएंगे, भारत की राजनीति एक बार फिर बदल जाएगी, करवट लेगी। ठीक बात। आनंद, आपको कुछ कहना है आखिरी? नहीं तो फिर हम रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, आप रिकमेंडेशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो आखिरी प्रक्रिया रिकमेंडेशन का, हम वो पूरा कर लेते हैं। इसके बाद मेघनाद 1-2 अपीलें हैं हमारे एनालिसिस के बारे में, हमारे सब्सक्राइबर्स के बारे में, हमारे जो डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में, वो उनके बारे में बात करेंगे मेघनाद। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि रिकमेंडेशन पूरा कर लें, क्योंकि अभय जी को शायद जाना भी है कहीं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाद आप अपना रिकमेंडेशन दें हमारे श्रोताओं के लिए। मेरे इस हफ्ते की रिकमेंडेशंस, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी, द आर्ट ऑफ कंजरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज। ये शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने लिखी है। एसेंशियली ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में है और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे हम जो इंसान होते हैं वो हमारे आजू बाजू के इंफॉर्मेशन से बने हुए होते हैं, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई कंपनी या फिर एडवर्टाइजर्स ये जब इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करना चालू करते हैं तो उसका इफेक्ट एक इंसान पे कैसे पड़ सकता है और उसका डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा। इसका हमने एक इंटरव्यू भी किया है, वो जल्द ही आएगा दोनों ऑथर्स के साथ। दूसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, एक वीडियो देखा मैंने, इंडियाज 2.7 बिलियन कैपिटल प्रोजेक्ट एक्सप्लेन्ड, एक यूट्यूब वीडियो है, नियो करके एक चैनल है उनका है। उन्होंने बेसिकली सेंट्रल विस्टा पे एक वीडियो बनाया, वो अच्छा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर है, काफी अच्छे से उन्होंने मैप दिखाया है क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सेंट्रल विस्टा में और कैसे होने वाला है सब कुछ, वो पूरा हिस्ट्री भी दी है उसकी, तो मैं वो जरूर रेकमेंड करूंगा। और मेरा एक तीसरा रिकमेंडेशन है छोटा सा, कि मैंने एक गेम खेलना शुरू किया है, इसका नाम है मॉन्स्टर सैंक्चुअरी। अगर आप में से श्रोताओं में से कोई पोकेमॉन फैन होंगे, जिन्होंने पोकेमॉन के पहले गेम खेले होंगे, तो मैं ये गेम जरूर रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, पोकेमॉन से कई ज्यादा अच्छा है, तो जरूर ट्राई कीजिए। आनंद, आपका रिकमेंडेशन?
हाँ, मेरा रिकमेंडेशन, एक तो ये जो कास्ट सेंसस पे चर्चा हो रही थी, इसी से संबंधित इसके कास्ट सेंसस के हमने ज़्यादातर हम लोगों ने तर्क देखा उसके समर्थन में, जी लेकिन उसके विरोध में भी कुछ तर्क थे। समय के अभाव के कारण मैं सोचा कि उसे इस रिकमेंडेशन के ही थ्रू ही बताऊँ। तो 2010 में जब कास्ट सेंसस हुआ था, तो प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा था, कास्ट एंड आई। हाँ उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे कास्ट सेंसस जो है एक इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, पेरेनियल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि कास्ट और भारतीय समाज जो है या इंडिविजुअल आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगी, और अ, एक तरह से ये एक स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा कास्ट का। तो इस पे उन्होंने और इससे संबंधित तर्क दिए थे कास्ट सेंसस नहीं करवाने के। तो कास्ट एंड आई, प्रताप भानु मेहता का वो लेख जो कि कास्ट सेंसस के खिलाफ जो एक बौद्धिक विरोध है। और दूसरा जो है जो आज की चर्चा से संबंधित नहीं है कि ओलंपिक्स पे ESPN पे जो जोनाथन सेल्वराज जो हैं, वो नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स ज़्यादा कवर करते हैं। उनके लेख और विश्लेषण जो कि आम जो स्पोर्ट्स कवरेज और कमेंट्री या लेख हम लोगों ने देखा उससे अलग है, कई अलग पर्सपेक्टिव्स भी देता है। तो वो तीसरा एक रिकमेंडेशन है मेरा। खैर आज के लिए यही दो, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा तीसरा का भी वर्णन करने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यही दो है। जो तीसरा रिकमेंडेशन है मैं अगली बार आऊंगा तब। ठीक बात। अभय जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, अब मैं तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है कि सब लोगों को अपना आलोचनात्मक विवेक जो है वो जागृत रखना चाहिए जी। और बिना उसके लोकतंत्र की बहबूदी नहीं हो सकती है। और सरकार की कोशिश हमेशा रहती है कि हर चीज का सरकारीकरण कर दिया जाए। सरकार को राष्ट्र का, देश का, सबका पर्याय, सभ्यता का, संस्कृति का सबका पर्याय बना दिया जाए, मतलब कि सरकारी सब कुछ है मतलब। तो अगर आप आलोचनात्मक विवेक जागृत रखेंगे तो उससे सरकार भी ठीक काम करेगी और देश भी ठीक चलेगा, और जनता का जो शिक्षण है, जो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड है और पेडागोजी ऑफ पीपल है, उसकी हुलिया भी थोड़ी बहुत दुरुस्त रहेगी। मैं आजकल मुख्य तौर पर भाषा और ज्ञान की रचना, जो नॉलेज प्रोडक्शन है और लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसके ऊपर काम कर रहा हूं। अगर कभी आप लोगों को इसमें रुचि हो तो बताइएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक बात। मेरे बस दो रिकमेंडेशन है। एक तो एक अमेजॉन प्राइम पर एक फिल्म है, जर्नलिज्म के ऊपर एक पत्रकार की कहानी है। उसका उसका नाम है किल द मैसेंजर, और बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक रिपोर्टर कैसे किसी स्टोरी के पीछे भागता है, कैसे उस स्टोरी को निकालता है। और ये इतनी बड़ी स्टोरी है, मैं अगर संक्षेप में बताऊं, अगर स्पॉइलर ना हो लोगों के लिए, तो ये स्टोरी है कि अमेरिका में कैसे CIA, ये 80s के दौर की कहानी है, कैसे CIA जो वहाँ की इंटेलिजेंस एक एजेंसी है, वो वहाँ की ब्लैक आबादी के बीच में खुद एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से कोकेन यानी ड्रग मंगाती थी, बिकवाती थी, और उस पैसे का इस्तेमाल उस सेंट्रल अमेरिका, मैं देश का नाम नहीं बता रहा हूं और भी चीजें, क्योंकि आपको फिर फिल्म में मजा ना आया, उस पैसे का इस्तेमाल फिर उस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में जो विरोधी गतिविधियां थी, जो इंसर्जेंसी थी, उसको उसमें पैसा पंप करने के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब अपनी आबादी के बीच में, ब्लैक आबादी के बीच में ड्रग के पैसे से CIA वहां पर एक विद्रोही आंदोलन चला रही थी। और एक जर्नलिस्ट को इस बात की खबर लगती है, वो इस रिपोर्ट को फॉलो करता है, इस रिपोर्ट को निकाल के ले आता है। स्टोरी पब्लिश होने के बाद CIA, जो कि बहुत पावरफुल एजेंसी है, वो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो बड़े अखबार हैं, उनके जरिए एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाता है कि ये स्टोरी फेक थी। उस रिपोर्टर के ऊपर तमाम तरह के प्रेशर बनाए जाते हैं, उसको परिवार को निशाना बनाया जाता है, उसके घर पे निगरानी बिठा दी जाती है, भागना पड़ता है इधर। और इन तमाम चीजों के बीच में वो रिपोर्टर अपनी स्टोरी पर कायम रहता है और
अंततः जाकर उस स्टोरी पर 98-99 में कार्रवाई भी होती है। CIA के जो डायरेक्टर है उनको इस्तीफा देना पड़ता है, जाते हैं वो इस्तीफा देकर और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने ये काम किया था। लेकिन वो दौर वो था जब पूरा का पूरा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के सेक्स अफेयर में फंसा हुआ था, स्कैंडल में फंसा हुआ था, और वो खबर उस समय दब गई थी। तो वो उतनी बड़ी खबर थी। बाद में 2007 में उस गैरी वेब जो उनका जर्नलिस्ट है, उनका नाम है, उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कही गई। लोगों ये भी कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनके सिर में 2 गोलियां पाई गई। और वो एक बड़ा सवाल है कि किसी ने अगर सुसाइड किया है तो उसके सिर में 2 गोलियां कैसे हो सकती हैं, 2 गोलियां अपने को कैसे कोई मार सकता है। ये स्टोरी है। और दूसरी मेरा रिकमेंडेशन है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो हमारी एक रेसलर हैं, गई थी टोक्यो ओलंपिक में, विनेश फोगट, जो कि जीत नहीं पाई और उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। और ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारी भारत की, उसने उनके ऊपर प्रतिबंध भी इस समय लगा रखा है टेम्पोरली, उनके कंडक्ट को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर बहुत चिंताजनक पाया है और उसको अप टू द मार्क नहीं था। तो उनके ऊपर आगे कोई भी मान्यता प्राप्त किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी स्पर्धा में हिस्सा लेने से रोक लगा दी है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है एक बड़े विस्तृत लेटर में, तो उनका भी पक्ष को जानना चाहिए। वो एक बहुत इमोशनल टाइप भी लेटर है, बहुत सारी सच्चाइयां भी उसमें सामने आती हैं, जो दूसरा साइड है वो हमें जानने को मिलता है। तो मैं ये 2 रिकमेंड करूंगा, अपने रिकमेंडेशन है मेरे। हम चर्चा के एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ अपील्स, कुछ जानकारियां हैं जो हमारे साथी मेघनाद आपको देंगे, और उसके बाद हम फिर चर्चा को आज विराम देंगे। एक और रिकमेंडेशन एक्चुअली जो मैं आखिरी में ही देना चाहता था, क्योंकि ये हमारे अपील से जुड़ा हुआ भी है। अवधेश जो हमारे एनएल हिंदी में एनएल हिंदी टीम के एक मेंबर है, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनर किया है जातिगत जनगणना पे। उन्होंने पूरा हिस्ट्री और अभी क्या हो रहा है और किसने डिमांड की है उस पर पूरा विस्तार से एक एक्सप्लेनर बनाया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे जो एक्सप्लेनर्स है वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अब हमने एक संसद वॉच नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है। हमको ये रियलाइज हुआ कि कोई पार्लियामेंट को देख ही नहीं रहा है, और इसकी वजह से काफी जो पार्लियामेंट में जो घटनाएं होती है जो हमारे लाइफ से सीधा जुड़ी हुई होती है, उस पर कोई कवरेज नहीं देता। लोग जो दिखाते हैं, मतलब जो टीवी चैनल या जो एड सपोर्टेड मीडिया है वो दिखाते हैं, वो बस तमाशा है, क्योंकि उनका भी पूरा बिजनेस तमाशे पर ही चलता है। तो हमारे ऐसे ही प्रयास रहेंगे आप तक सही खबर पहुंचाने की, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप हमको सब्सक्राइब करेंगे और आप कहेंगे कि मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और वहां पर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट और शोज लेकर आए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक आपके लिए एक ट्रीट है। ये एपिसोड रिलीज होगा सैटरडे को, तो फिर आपको ये सैटरडे को ही सुनाई देगा। एनएल बैठक करने वाले हैं हम सैटरडे इवनिंग को, तो आप जो ये सुन रहे हैं अभी, इसके कुछ घंटों बाद ही हमारी बैठक होने वाली है। और ये बैठक जो है वो हमारे गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स के लिए होती है। यहाँ पर आपको हमारे पूरे एडिटोरियल और मैनेजमेंट टीम से बात करने का एक चांस मिलेगा। और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो आपको एक विस्तार से हमसे बात करने का आपको मौका मिलेगा। तो जरूर आइए और हमारे बैठक अटेंड कीजिए। ठीक बात। और एक छोटी सी जानकारी, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वहां पर भी आप हमारे टीम के सदस्यों से सवाल पूछ सकते हैं। खासकर वहां पर हिंदी टीम का एक अलग से चैनल है, वहां पर जाएं और हिंदी टीम से अगर आपके कोई सवाल हो, मेघनाथ से, मुझसे, शार्दुल से, आनंद से, किसी से भी, तो वो वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं टीम के किसी सदस्य से, वो लोग भी जवाब देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेघनाथ आपके दिमाग में? नहीं, मैं वो डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में एक्चुअली एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारा वहां पर एक चैनल भी है, चर्चा लेटर्स करके। वहां पर आप अगर वहां पर कमेंट छोड़ेंगे तो हम अपने एपिसोड में वो इंक्लूड भी करेंगे। और अगर आपको हमको एक ईमेल लिखना होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वेबसाइट पर जाकर एक अलग सा ईमेल टैब है, वहां पर आप हमको डायरेक्टली हमारे टीम को आप ईमेल भेज सकते हैं और हम वो भी चर्चा में पढ़ेंगे। जी, ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ आपका, आनंद आपका शुक्रिया, और अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथियों ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया।
न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।